बायोमोलिक्यूल्स 11th क्लास का चैप्टर है, केमिस्ट्री में भी यूज होने वाला है, तो उसको ध्यान से पढ़ोगे। बेस जो है बायोलॉजी के अंदर ही दिया हुआ है, इसको एडवांस लेवल पे आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे। क्लियर? बायोमोलिक्यूल्स यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो बायोलॉजी का ही पार्ट है कि एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर कौन कौन से तरह के केमिकल्स उसके सेल में पाए जाते हैं, उन सब केमिकल्स को स्टडी करना इज नोन एज बायोमोलिक्यूल्स को स्टडी करना। ठीक है जी। चलो, केमिकल्स जो है हमारी बॉडी के अंदर बायोमोलिक्यूल्स है क्या, सबसे पहले तो हमें डेफिनेशन लर्न करनी है, समझनी है। बायोमोलिक्यूल्स वो सभी कार्बन कंपाउंड्स हैं जो कि आपको एक लिविंग टिश्यू में मिलेंगे, चाहे वो लिविंग टिश्यू में मिले, चाहे आप डेड टिश्यू को एनालिसिस करो उसकी। ठीक है, उसको देखो कि क्या क्या इसके अंदर एलिमेंट्स प्रेजेंट है, कौन कौन से मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, तो वो सारे लिविंग सिस्टम के अंदर कभी ना कभी थे, या तो उसके अंदर बने या पहले से थे। वो सारे कंपाउंड्स, वो सारे मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे? बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है, तो हमने क्या लिखा नोट्स में? ऑल द कार्बन कंपाउंड्स दैट वी गेट फ्रॉम लिविंग टिश्यूज कैन बी कॉल्ड एज बायोमोलिक्यूल्स। जो भी आपको लिविंग टिश्यू से मॉलिक्यूल एलिमेंट मिलेंगे वो सारे क्या है? हमारे बायोमोलिक्यूल्स। क्लियर? लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव आल्सो गॉट इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स। मैंने पहले ही बताया कि कुछ हमारी बॉडी में या हमारी सेल्स के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स और कंपाउंड्स भी प्रेजेंट होते हैं। अब केमिकल एनालिसिस एक लिविंग टिश्यू की आप कैसे करोगे? एक्सपेरिमेंटल व्यू दिया हुआ है यहाँ पे कि केमिकली आपको कैसे पता लगे कि हमारे टिश्यूज के अंदर, किसी भी एक लिविंग टिश्यू के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है। तो केमिकल एनालिसिस आप कैसे कर सकते हो वो यहाँ पे दिया हुआ है हमें। एक लिविंग टिश्यू लिया आपने, लिविंग टिश्यू तो किसी भी ऑर्गेनिज्म से ले सकते हो, दैट कैन बी अ प्लांट, दैट कैन बी एन एनिमल, और या फिर माइक्रोब्स का पेस्ट। क्लियर? उसको ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड के साथ आपने मिलाया। क्लियर? एक पेस्ट, एक थिक स्लरी तैयार की। डन। उसके बाद चीज क्लॉथ से उसको फिल्टर कर लिया। फिल्टर करने के बाद जो चीजें यहां पर आ चुकी हैं उसको बोला एसिड सोल्यूबल। ये देखो एसिड है, क्या है ये? एसिड। तो एसिड में जो घुल चुका है, मिल चुका है, सोल्यूबल हो चुका है, उसको बोला फिल्ट्रेट। जो फिल्टर होके आ गया उसको क्या बोला? फिल्ट्रेट। जो सोल्यूबल नहीं था वो रह जाएगा ऊपर, इसको बोलेंगे रिटेंटेट। क्या बोलेंगे? रिटेंटेट। एंड दैट इज ऑल्सो नोन एज एसिड इनसॉल्युबल। जो एसिड में नहीं घुल पाया वो ऊपर रह गया। क्लियर? समझ आ रही है बात? नेक्स्ट है, अब इसके अंदर आपको कौन कौन से कंपाउंड्स मिले उनकी एक लिस्ट हमने तैयार कर ली, और यहां पे हमें कौन कौन से कंपाउंड मिले उनकी एक लिस्ट तैयार कर ली। दूसरी बात ध्यान से समझो, जो चीजें पास हो जाएंगी, फिल्टर हो जाएंगी, वो साइज में छोटी रहेंगी या बड़ी रहेंगी? जो फिल्टर हो चुके छोटी होंगी, जो नहीं हो पाई वो बड़े मॉलिक्यूल्स होंगे। तो इनको हमने बोला माइक्रोमोलिक्यूल्स और इनको हमने क्या बोला? मैक्रोमोलिक्यूल। क्लियर? सो मैक्रोमोलिक्यूल्स हमेशा किसमें आते हैं? रिटेंटेट में, यानी कि एसिड इनसॉल्युबल में। माइक्रोमोलिक्यूल आपको कहां मिलेंगे? इधर मिलेंगे, दैट इज एसिड सोल्यूबल या फिर फिल्ट्रेट आप इसको बोल सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट पार्ट में क्या दिया हुआ है? फिल्ट्रेट के अंदर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस भी हैं और ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस भी हैं। इनऑर्गेनिक के अंदर मिल गया आपको वाटर। इनऑर्गेनिक होता क्या? जिसमें कार्बन प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, आयंस मिल गए, कुछ गैसेस मिल गई। ऑर्गेनिक यानी कि बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स के अंदर देखो, मैंने बोला था कि वेट कम होगा, यहाँ पे साइज कम होगा। मॉलिक्यूलर वेट 18 से लेके 800 डाल्टन वाले, या फिर एनसीईआरटी में हमें दिया हुआ है 1000 से कम वाले। ठीक है, तो उनको हम क्या बोलते हैं? माइक्रोमोलिक्यूल्स। क्या बोलेंगे? माइक्रोमोलिक्यूल। जितनी भी सारी सिंपल शुगर्स हैं, न्यूक्लियोटाइड्स जो कि डीएनए आरएनए बनाते हैं, न्यूक्लियोटाइड जुड़ के ही तो आरएनए डीएनए बनते हैं ना। अमीनो एसिड जो प्रोटीन्स बनाते हैं। क्लियर? अब सिंपल शुगर्स, न्यूक्लियोटाइड्स, अमीनो एसिड, ये सारे क्या है? माइक्रोमोलिक्यूल। क्लियर? हमें रिटेंटेट में क्या मिला था? ध्यान से देखेंगे, रिटेंटेट के अंदर हमें मिला मैक्रोमोलिक्यूल। क्या मिला? मैक्रोमोलिक्यूल, जिनका वेट 10,000 डाल्टन से ज्यादा होगा। ठीक है, ये मोनोमेरिक यूनिट्स हैं, केमिस्ट्री में इतना पढ़ चुके हैं। मोनोमर्स है ये, सिंपल शुगर, मोनोसेकेराइड, न्यूक्लियोटाइड्स, ये भी मोनोमर है। किसका? डीएनए का, आरएनए का। अमीनो एसिड प्रोटीन का मोनोमर है। इन्हीं की पॉलीमेरिक फॉर्म ये हो जाएंगे बायो मैक्रोमोलिक्यूल। क्या हो जाएंगे?
बायो मैक्रोमोलिक्यूल। क्लियर? जैसे कि पॉलीसेकेराइड्स, न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन। बट इसके साथ साथ हमें यहां पे लिपिड भी मिला। क्या मिला? लिपिड भी। और लिपिड तो पॉलीमर नहीं है, ठीक है। इट्स नॉट स्ट्रिक्टली बायोमैक्रोमोलिक्यूल। लिपिड जो है बायोमैक्रोमोलिक्यूल नहीं है, फिर भी ये किसके साथ आ रहा है? रिटेंटेट के साथ आ रहा है। रीजन बिहाइंड, क्या रीजन है इस बात का? लिपिड जो है दे आर नॉट स्ट्रिक्टली बायोमैक्रोमोलिक्यूल बट दे आर कमिंग अलॉन्ग विद द बायोमैक्रोमोलिक्यूल। रीजन दो ही है इसके। पहला मेन रीजन दो है। पहला, जो आपका एसिड आपने यूज किया दैट इज डाइल्यूटेड। एसिड कौन सा यूज किया आपने? डाइल्यूट एसिड। ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड कौन सा था? डाइल्यूट एसिड था। डाइल्यूट का मतलब क्या है? एसिड के अंदर क्या प्रेजेंट है? पानी। ठीक है। क्या लिपिड्स वाटर सोल्यूबल है? नहीं है। इसीलिए वो एसिड में भी सोल्यूबल नहीं हुए, नीचे नहीं आए, वो कहां रह गए? ऊपर रह गए। दूसरी बात, लिपिड्स सेल के अंदर कहां मिलेंगे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। कहां मिलेंगे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर हमने सेल चैप्टर में स्टडी जब किया तो उसके अंदर हमने क्या देखा कि वो प्रोटीन और लिपिड्स की बनी हुई है, और लिपिड भी ज्वाइंटेड फॉर्म में होते हैं, है ना, एक दूसरे के साथ होते हैं। उनके पास भी फॉस्फोरस होता है ना। तो कुछ अलग तरह के लिपिड हमें वहां मिले। अब जो इसको हमने क्रश किया, टिश्यू को जब हमने क्रश किया, ये टिश्यू को क्रश किया था हमने। क्रश किसमें किया था? एसिड में किया था। तो क्रश करते वक्त टिश्यू की जो सेल की जो मेम्ब्रेन थी वो समहाउ अच्छे से क्रश नहीं हुए, हर लिपिड अलग नहीं हुआ, लिपिड कॉन्जुगेटेड फॉर्म में ही है अभी भी। तो वो किसके साथ आ रहा है? बायोमैक्रोमोलिक्यूल के साथ आ रहा है। क्लियर? कोई कंफ्यूजन? तो लिपिड्स का वेट हमारा 10,000 डाल्टन से कम है, फिर भी वो रिटेंटेट में आ रहा है। रीजन बिहाइंड, इट इज नॉट सोल्यूबल इन दैट डाइल्यूट एसिड। ठीक है, सोल्यूबल नहीं हुआ, वो सोल्यूबल होता तभी नीचे आता। एंड द सेकेंड थिंग इज, जब टिश्यू को हमने क्रश किया तो वो मेम्ब्रेन जो थी उसकी वो प्रॉपरली क्रश नहीं हुई है, एक एक लिपिड को अलग नहीं किया गया उसके उस दौरान। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखो, इसका जो हमारा मॉलिक्यूलर वेट है वो क्या है? 800 से भी कम है। तो किसके साथ आना चाहिए था? यहां आना चाहिए था लिपिड्स को, बट लिपिड कहां मिला हमें? यहां मिला। ठीक है। सेल मेम्ब्रेन फ्रेगमेंट्स फ्रॉम वेसिकल विच आर नॉट सोल्यूबल इन वाटर। तो वाटर सोल्यूबल नहीं है सेल की जो फ्रेगमेंट्स हैं, जो लिपिड्स हैं, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हमने क्रश किया, वो लिपिड जो है वाटर में सोल्यूबल हुए नहीं, और एसिड के अंदर क्या प्रेजेंट था? वाटर प्रेजेंट था। क्लियर? ये एक कॉन्सेप्ट था जो कि इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट, ऊपर हमने की है केमिकल एनालिसिस, अब हम कर रहे हैं एलिमेंटल एनालिसिस। केमिकल एनालिसिस में हमने मॉलिक्यूल्स देख लिए। क्या देखे? मॉलिक्यूल्स। सेल के अंदर एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? मॉलिक्यूल्स एलिमेंट से ही बने होते हैं, बट एलिमेंटल एनालिसिस के लिए हमें क्या करना होगा वो देख लो। एलिमेंट्स को जब भी आप एनालिसिस करते हो, जब भी देखते हो, एनालिसिस करना मतलब पता लगाना, गिव्स, देखो एलिमेंटल एनालिसिस गिव्स एलिमेंटल कंपोजिशन ऑफ लिविंग टिश्यू। टिश्यू के अंदर कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट है वो हमें यहां पता लगेगा इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, कार्बन। क्लियर? कैसे पता लगेगा? लिविंग टिश्यू लिया आपने, उसको पहले वे किया, वेट वेट ले लिया उसका, फिर हमने उसको ड्राई करके जितना भी उसमें वाटर वगैरह था किसी एनी हाउ उसको हमने एवेपोरेट कर दिया, उड़ा दिया, तो हमने उसका ड्राई वेट ले लिया। क्या ले लिया? ड्राई वेट ले लिया। ड्राई लिविंग टिश्यू जो था उसको बर्न किया। क्या किया? बर्न किया। बर्न करने से क्या होगा? सारा जो CO2 है, वाटर है, ये सारा खत्म, यानी कि कार्बन कंपाउंड जितने भी थे ये ऑक्सीडाइज हो गए। बर्निंग किसमें होती है? इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो कार्बन जो था वो ऑक्सीडाइज हो गया, हाइड्रोजन जो था वो ऑक्सीडाइज हो गया। ठीक है। और आपके पास जो बच गया है वो सिर्फ ऐश बच गई है, जो राख बच गई है उसमें सारे क्या होंगे? इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स। क्या होंगे? इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स। तो देखो, कार्बन एंड हाइड्रोजन विद रिस्पेक्ट टू एलिमेंट्स आर मोर इन लिविंग ऑर्गेनिज्म देन इन द अर्थ क्रस्ट। जो ये एलिमेंटल एनालिसिस थी, ध्यान से समझो, एलिमेंटल एनालिसिस में हमने क्या किया है? एलिमेंट्स का पता लगाया है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ये मेन रहते हैं। ये आपका ड्राई और वेट वेट करके आपको पता लग जाएगा। समझ आ रही है बात? वेट वेट था, फिर ड्राई वेट किया, उसको ड्राई होने में जो वेट कम हुआ है उससे पता लग जाएगा। फिर आपने बर्न करने में जितना CO2 और H2O बनेगा उसमें HO और C आ जाएगा, पता लग जाएगा। CO2 जितनी प्रोड्यूस हुई, H2O जितना प्रोड्यूस हुआ, ये ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हमें पता लग जाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड का पता लग जाएगा।
उसके बाद जो बच गया वो क्या है हमारे इनऑर्गेनिक। तो जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो हमें पता लग जाएंगे एलिमेंटल एनालिसिस से। क्लियर। अब इस स्टडी से हम किस कंक्लूजन पे पहुंचे, ये कंक्लूजन है, ये टेबल्स हमें नीट के लिए एटलीस्ट एज इट इज लर्न करनी है। सीबीएसई के लिए सिर्फ इतना याद कर लो कौन सा सबसे ज्यादा है कौन सा सबसे कम है, और जो बिल्कुल नहीं है ये 3-4 बातें याद कर लो। बट नीट के लिए एज इट इज टेबल हमारे दिमाग में रटी हुई होनी चाहिए। क्लियर। चलो कैसे, कार्बन एंड हाइड्रोजन विद रिस्पेक्ट टू द अदर एलिमेंट्स, ये ज्यादा प्रेजेंट होते हैं एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में एज कंपेयर टू द अर्थ क्रस्ट। ठीक है, लिविंग और नॉन लिविंग दो ही चीजें होती हैं। जो हमारी धरती है, अर्थ क्रस्ट है, जब उसका एलिमेंटल एनालिसिस करोगे उसके कंपेयर में लिविंग सिस्टम के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन ज्यादा पाया गया, पहली बात। राइट। नेक्स्ट, ऑक्सीजन जो है ये सबसे ज्यादा होता है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट, एनालिटिकल टेक्निक गिव्स एन आइडिया अबाउट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड द प्रोबेबल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड। जब एनालिसिस की हमने तो बेसिक्स जो स्ट्रक्चर्स थे हमारे मॉलिक्यूल्स के वो हमें यहाँ पे पता लगे। तो एलिमेंटल एनालिसिस से हमें कुछ बातें पता लगी। कौन कौन सी? पहली बात, हाइड्रोजन और कार्बन लिविंग ऑर्गेनिज्म में ज्यादा है एज कंपेयर टू अर्थ क्रस्ट। सबसे ज्यादा जो पाया जाता है वो ऑक्सीजन है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। थर्ड वन इज कि हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज का भी आइडिया लग गया है इससे। क्लियर। समझ आ रही है बात? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे बनते हैं? मान लो वाटर का देखें तो ऑक्सीजन से डबल है हाइड्रोजन तो H2O, फॉर्मूला तैयार कर सकते हो ना आप ऐसे। चलो नेक्स्ट, कंपैरिजन दिया हुआ है ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन नॉन लिविंग एंड लिविंग। लिविंग के अंदर हमें ह्यूमन बॉडी दी हुई है और यहां पे हमें अर्थ क्रस्ट दी हुई है नॉन लिविंग। ठीक है। चलो, हाइड्रोजन और कार्बन पहले ही बोला था ये ज्यादा होंगे किसके अंदर? लिविंग सिस्टम के अंदर है ज्यादा। ये 0.5 है, ये देखो सिर्फ 0.14 है। ये तो बहुत ज्यादा है कार्बन तो 18.5 और यहां तो और ज्यादा कम है। क्लियर। नेक्स्ट, ऑक्सीजन सबसे ज्यादा बताया था है ना, कितना है सबसे ज्यादा? 65। कोई कंपाउंड है और इससे ज्यादा? 65, यानी कि ऑक्सीजन का अमाउंट सबसे ज्यादा है यहाँ पे, मोस्ट अबंडेंट। नाइट्रोजन की बात करें अर्थ क्रस्ट में तो बहुत कम है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में ज्यादा रहेगी क्योंकि ग्रोथ नाइट्रोजन के बिना नहीं हो सकती। क्या अमीनो एसिड बिना नाइट्रोजन के बन सकते हैं? नहीं बन सकते। अमीनो एसिड ने प्रोटीन बना रखे हैं, आपकी बॉडी में प्रोटीन नहीं होगा तो बिल्डिंग ब्लॉक बोला जाता है ना, आपकी मसल्स को बनाती है। प्रोटीन के बिना तो बॉडी को एज्यूम भी नहीं कर सकते आप। ठीक है। चलो नेक्स्ट, सल्फर की बात करें, सल्फर इज 0.03 लिविंग में फिर से ज्यादा है। सोडियम की बात करें 2.8, यहां पे कितना है? 0.2, तो सोडियम लिविंग सिस्टम में कम होता है। क्लियर। कैल्शियम की बात करें 3.6, 1.5। मैग्नीशियम की बात करें 2.1, 0.1। सिलिकॉन 27.7, सबसे ज्यादा अर्थ क्रस्ट में क्या पाया गया? सिलिकॉन, और यहां पे तो नेग्लिजिबल, ना के बराबर। सबसे कम क्या है? सिलिकॉन। तो इस तरह के कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन जो है नीट में देखे जाते हैं। क्लियर। बोर्ड में या सीबीएसई में स्कूल एग्जाम लेवल पे इतना नहीं पूछा जाएगा। नेग्लिजिबल, बहुत कम, ना के बराबर। ट्रांसप्लांट्स इन सेंस, हाँ सिलिकॉन इट कैन नॉट बी द पार्ट ऑफ आवर सेल। लाइक आपकी जब बोन फ्रैक्चर हो जाती है तो यू आर हैविंग मेटल इनसाइड योर बॉडी ऑल्सो, बट द सेल इज नॉट कंज्यूमिंग दैट ना। लिविंग सिस्टम का पार्ट होना और बॉडी में एक मशीन की तरह रहना, डिफरेंट थिंग। बॉडी के अंदर इंप्लांट कर दिया बट दैट एलिमेंट इज नॉट द पार्ट ऑफ द लिविंग सिस्टम। लिविंग सिस्टम क्या है? जो अपने आप को रेप्लिका कर रहा है, बट दैट थिंग, दैट सिलिकॉन इज नॉट रेप्लिकेटिंग इनसाइड आवर बॉडी, राइट? वो मशीनरी नहीं बना है ना अभी हमारे अंदर। ओके नेक्स्ट, एवरेज कंपोजिशन ऑफ सेल। देखो कंपोनेंट कौन कौन से हैं? वाटर, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, आयंस। बेसिकली चीजें हमारी बॉडी के अंदर सबसे ज्यादा पाया जाएगा क्या? पानी। बोलते ही हैं बॉडी के अंदर भी सबसे ज्यादा पानी, बाहर भी सबसे ज्यादा पानी, अर्थ पे भी सबसे ज्यादा क्या है? पानी है। मैक्सिमम एरिया वाटर ने ही सराउंड कर रखा है, हमारी बॉडी के अंदर भी सेम चीज है। ठीक है। प्रोटीन्स उसे कम कौन होंगे? प्रोटीन्स 10 to 15% ऑफ द टोटल सेलुलर मास। टोटल सेलुलर मास क्या होता है पहले तो ये समझ लो। सेल का जो मास है उसका 70 to 90% इज द वाटर, 10 to 15% इज द प्रोटीन, राइट? 5 to 7% इज द न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, आरएनए,
3% इज द कार्बोहाइड्रेट्स, कार्ब्स इतना होना चाहिए, अपनी बॉडी में बढ़ा लो, बात अलग है, ठीक है। उसके बाद लिपिड्स होने चाहिए 2%, तो लिपिड सबसे ज्यादा कंज्यूम कर लेते हैं हम ऑयल्स के फॉर्म में, क्लियर। उसके बाद है आयंस 1% ओनली। ये टोटल बॉडी का कंपोजिशन होना चाहिए, ऊपर वाली टेबल से ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं, एटलीस्ट हमें इतना तो पता होना चाहिए, ठीक है। और ये तो एज इट इज लर्न होनी चाहिए। 70 से 90% क्या है? पानी, 10 से 15 प्रोटीन, प्रोटीन के बाद क्या आएगा? न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड के बाद क्या आएगा? कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, आयंस। इसको इसी पैटर्न से अपने दिमाग में शिफ्ट कर लो, वो अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। कैसे? 1 2 3, 4 को छोड़ो, 5 से 7, फिर 5 का डबल 10, 70 तो याद हो ही जाएगा, ठीक है। इस तरह से लर्न कर लोगे इसको, इज इट इज क्लियर। नेक्स्ट, अब देखो मेटाबोलाइट्स। मेटाबोलाइट्स बायोमोलिक्यूल से लिखा हुआ है हमने इसको। मेटाबोलाइट्स होते क्या हैं पहले तो ये समझो। मेटाबॉलिज्म की वजह से जो चीजें बनती हैं वो होती है मेटाबोलाइट्स। क्या बोल रही हूं मैं? मेटाबॉलिज्म की वजह से जो चीजें बनती हैं, जो कंपाउंड्स बनते हैं, जो मॉलिक्यूल्स बनते हैं, उसको आप क्या बोलोगे? मेटाबोलाइट्स। एंड व्हाट इज मेटाबॉलिज्म? द रिएक्शन अकरिंग इनसाइड आवर बॉडी। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में द सम टोटल ऑफ ऑल द रिएक्शन इज नोन एज मेटाबॉलिज्म। और मेटाबॉलिज्म की वजह से जो चीजें आपकी बॉडी में बनी, चाहे वो हार्मफुल है चाहे वो यूजफुल है, मेटाबोलाइट्स हैं वो। बट हम यहां कंसिडर करेंगे जो चीजें यूजफुल होंगी, ठीक है। कुछ चीजें प्लांट के अंदर हम देखें तो उसकी बॉडी में उसका यूज नहीं है, लेकिन हमारे लिए वो यूजफुल है। जैसे प्लांट ने वैक्स बना लिया, रबड़ बना लिया। प्लांट की फिजियोलॉजी में हमें नहीं पता कि क्या काम है उसका। दैट विल बी द सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, दैट विल बी ऑफ यूज ऑफ ह्यूमंस। लेकिन प्लांट ने कुछ ऐसे कंपाउंड्स बनाए जो उसकी खुद की फिजियोलॉजी में हमें पता है कि ये इसलिए बने हैं। वाटर स्प्लिट हुआ तो हमें पता क्यों हुआ, फिजियोलॉजी में पढ़ लिया ना भाई, है ना। आयंस कैसे मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चल रही है, इलेक्ट्रॉन्स का क्या यूज है हमें पता है। तो दैट थिंग जो कि एक प्लांट ने बनाए, उसकी फिजियोलॉजी में फंक्शन समझ आ रहा है, उसको बोलेंगे प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। जो नहीं समझ आ रहे हैं लेकिन किसी ना किसी यूज के हैं, वो क्या होंगे? सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। चलो पढ़े इसको। मेटाबोलाइट्स, बायोमोलिक्यूल्स, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, समझ आ गया। चलिए, आइडेंटिफिएबल फंक्शन शॉर्ट करने की कोशिश की है नोट्स में, ताकि घबराओ ना। अदरवाइज बायोमोलिक्यूल जब एनसीईआरटी से उठाते हैं तो दिमाग खराब हो जाता है। बायोमोलिक्यूल्स को एनसीईआरटी से तुम्हें अभी नहीं पढ़ना, जब कमांड हो जाए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, उसके बाद एनसीईआरटी को उठाओगे। अदरवाइज ना गलत चीजें समझ लोगे वहां से, फिर कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर के लिए अभी एनसीईआरटी को नहीं उठाना। जब तुम्हें लगे यस वी आर हैविंग द कमांड ऑन बायोमोलिक्यूल, उसके बाद एनसीईआरटी पे जाएंगे, ठीक है। बहुत सारे चैप्टर होते हैं सीधा एनसीईआरटी पे जा सकते हैं, बट नहीं, इस चैप्टर के लिए नहीं। आज चीजें आगे पीछे दी हुई हैं, मैं नोट्स भी वैसे ही बनाए आगे पीछे। अदरवाइज पहले अमीनो एसिड पढ़ाओ, फिर प्रोटीन्स को पढ़ा दो साथ साथ, क्योंकि पता है कि अमीनो एसिड से प्रोटीन बने हैं, फिर प्रोटीन के स्ट्रक्चर पढ़ा देने चाहिए। बट एनसीईआरटी में देखेंगे तो एक चीज यहां फेंकी हुई है, दूसरी चीज पता नहीं कहां फेंकी हुई है, ठीक है। समझ आ रही है बात? चलो देखो, मेटाबोलाइट्स एकदम से क्या पढ़ रहे थे, कहां पहुंच गए हम क्या पढ़ रहे थे? माइक्रो मैक्रोमोलिक्यूल्स। तो हमें क्या करना चाहिए था? माइक्रोमोलिक्यूल से स्टार्ट होना चाहिए था। इस टॉपिक के तो लास्ट में फेंक सकते थे ना। कोई लिंक दिख रहा है यहाँ पे? नहीं दिख रहा, तो वो एनसीईआरटी ने किया हुआ है, क्लियर। तो एनसीईआरटी पे नहीं जाना है हमें अभी। चलो, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स आइडेंटिफिएबल फंक्शंस है हमारे पास। आइडेंटिफिएबल होता है जो हमें पता है कि हाँ ये फंक्शन है इस चीज का। फिजियोलॉजी में, यानी कि देखो प्लांट फिजियो पढ़ी है ना, फंक्शनिंग, पता है कि ये फंक्शन है इस एलिमेंट का, इस मॉलिक्यूल का। जैसे कि शुगर्स, अमीनो एसिड्स, लिपिड्स, नाइट्रोजन बेसिस, इन सबके फंक्शन आइडेंटिफिएबल है। लेकिन कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनके फंक्शन अभी नहीं पता हमें, नॉट इन्वॉल्व इन प्राइमरी मेटाबॉलिज्म। डायरेक्ट मेटाबॉलिज्म में कोई रिलेशन नहीं है इनका, कई रिएक्शन में, किसी प्लांट रिएक्शन में कोई काम नहीं आ रहा है। हाँ, इन अनदर वे हो सकता है काम आ रहा हो, बट डायरेक्ट कोई रोल नहीं दिखाई दे रहा आपको। seems to have no direct function in growth development of the organism, many of them are useful to human welfare। कुछ हमारे लिए सही है, जैसे रबर, ड्रग्स, स्पाइसेस, मसाले, पिगमेंट्स हैं कुछ। सम हैव इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, जैसे कि फ्लेवेनॉइड्स, एंटीबायोटिक्स का अपना एक इंपॉर्टेंस है, क्लियर। तो प्लांट ने क्यों बनाया हमें नहीं पता, क्लियर। या पता है
बट डायरेक्ट फिजियोलॉजी में उसके रहने के लिए वो जरूरी नहीं है। क्लियर? चलिए अब ये टेबल आपने लगानी है रट्टा सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के नाम पे। ठीक है, पिगमेंट्स कौन कौन से हैं? कैरोटीनॉइड्स, एंथोसायनिन्स। एल्कलॉइड्स कौन से हैं? मॉर्फिन ड्रग पढ़ा था हमने, कोडीन। टर्पिनॉइड्स में पढ़ोगे मोनोटर्पिन्स, डायटर्पिन्स। एसेंशियल ऑयल्स, लेमन ग्रास ऑयल्स, बहुत सारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स में यूज किया जाता है इसको। क्लियर? उसके बाद टॉक्सिन्स, एब्रिन, रिसिन। लेक्टिन्स, कॉनकैना, वेलिन ए। ड्रग्स, विनब्लास्टिन, कुर्क्यूमिन। उसके बाद है पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस, रबर, गम्स, सेलुलोज। क्लियर? ये टेबल बेटा कोई तुम्हारे पास कोई अल्टरनेट नहीं है, याद करना पड़ेगा, चाहे रो के याद करो चाहे हंस के याद करो, करना पड़ेगा लेकिन। क्लियर? नेक्स्ट, कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? शुगर्स। क्या होते हैं? शुगर्स। सेकेराइड्स, क्या वर्ड यूज करते हैं? सेकेराइड्स। सेकेराइड्स वर्ड इज फॉर स्वीट टेस्ट। जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स होंगे वो स्वीट टेस्ट करेंगे, मीठे होंगे वो, इसीलिए उनको कार्बोहाइड्रेट्स में डाला जाता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मोनोसेकेराइड्स। क्या पढ़ेंगे? मोनोसेकेराइड, यानी कि बायोमोलिक्यूल, माइक्रोमोलिक्यूल। ये क्या हो जाएगा? मैक्रोमोलिक्यूल। पॉलीसेकेराइड्स क्या हो जाएंगे? मैक्रोमोलिक्यूल। करें स्टार्ट? चलो देखो, मोनोसेकेराइड्स बेसिकली तो 2 से लेके कितने भी इसमें कार्बन हो सकते हैं, बट हमने पढ़ने हैं 5 कार्बन वाला और 6 कार्बन वाला। 5 कार्बन C5H10O5, C6H12O6। एग्जाम्पल दे देंगे राइबोज, और यहां पे किसका है? ग्लूकोज का। ठीक है, ये रिंग कौन सी है? पायरेनोज और फ्यूरेनोज। होती है 5 मेंबर्ड रिंग, और कौन से 5 मेंबर? किसके? कार्बन के कि ऑक्सीजन के? किसके? कार्बन तो अटैच है ही नहीं इनके साथ। ये कौन सी रिंग है? पायरेनोज और फ्यूरेनोज। और ये पायरेनोज। क्या डिफरेंस है? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, देखा जाए 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन और एक 5 कार्बन बाहर है। रिंग के अंदर कितने कार्बन है? 4। यहां पे कितने हैं? 1 2 3 4 5, एक बाहर होता है। 6 कार्बन है ना? यहां होता ही नहीं कार्बन, ये तो ऑक्सीजन ही तो होता है हमेशा। यहां कहां कार्बन होता है? ये तो ऑक्सीजन ही है यहां पे तो। ठीक है जी, तो ये है, इसमें रिंग के अंदर कितने कार्बन? 4 कार्बन। तो कौन सी रिंग है ये? और इसमें कितने हैं? 5 कार्बन, तो क्या बोलेंगे? पायरेनोज। क्लियर? चलो, वैसे बायो में है नहीं ये सब चीजें, बट तुम्हें पता होना चाहिए। क्लियर? उसके बाद है पॉलीसेकेराइड्स, मेनी यूनिट्स। 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन के बहुत सारे कंपाउंड जब जुड़ेंगे तो क्या बनाएंगे? पॉलीसेकेराइड। समझ आ रही है बात? यहां पे हम बात कर रहे हैं कि एक राइबोज है, ये राइबोज, ग्लूकोज बहुत सारे इकट्ठे हो जाएं तो क्या बन जाएगा? पॉलीसेकेराइड। क्या हो जाएगा? पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड से पहले आता है डाइसेकेराइड। क्या आएगा? डाइसेकेराइड। ये है मोनोसेकेराइड, 2 जुड़ेंगे तो डाइसेकेराइड, फिर ट्राइसेकेराइड, टेट्रासेकेराइड, है ना? तो देखो, पेंटोज शुगर 5 कार्बन वाली शुगर, हेक्सोज शुगर 6 कार्बन वाली शुगर, दे आर मोनोसेकेराइड्स। ये क्या है? मोनोसेकेराइड। 2 ग्लूकोज जुड़ जाए, है तो हेक्सोज शुगर लेकिन डाइसेकेराइड। समझ आ रही है बात? कंफ्यूजन तो नहीं है? क्लियर? यहां पे हम कार्बन्स की बात कर रहे हैं, यहां पे शुगर्स की बात कर रहे हैं। उतने कार्बन वाली कितनी शुगर। क्लियर? चलो, यूनिट्स लिंक्ड बाय टुगेदर बाय ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। जब भी 2 शुगर जुड़ती हैं तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़ती हैं, और जब भी ये बॉन्ड बनता है तो एक वाटर की मोइटी निकलती है वहां से। मुझे लगता है इतना तुम्हें पता होगा। ठीक है, तो एक मॉलिक्यूल वहां से निकल जाता है। राइट? अब जब वाटर निकले, रिमूवल ऑफ वाटर इज नोन एज डिहाइड्रेशन। तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय डिहाइड्रेशन। क्लियर है कॉन्सेप्ट? ओके, चलो अब polysaccharides can be of 2 types, homopolysaccharides and heteropolysaccharide. Same types of sugar are linking together by the glycosidic bond and forming the polysaccharide, then it will be homopolysaccharide.
मतलब एक चेन में एक पॉलीसेकेराइड है आपके पास, ग्लूकोज 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 ग्लूकोज, और कोई शुगर ना दिखाई दे आपको उसमें, तो क्या हो जाएगा? होमोपॉलीसेकेराइड। बट नंबर ऑफ शुगर्स, और हम बोलेंगे टाइप ऑफ शुगर की बात करेंगे, टाइप ऑफ शुगर जब ज्यादा है एक से, तो हम उसको क्या बोलेंगे? हेट्रोपॉलीसेकेराइड। क्लियर? दे आर द हेट्रोपॉलीमर। क्या बोलेंगे इसको? ये क्या हो गया हमारा? होमोपॉलीमर। ठीक है, टोटली केमिस्ट्री है चैप्टर में। डन। सो मोनोमर यूनिट्स, सेम मोनोमर यूनिट्स, डिफरेंट मोनोमर यूनिट्स विल लिंक टुगेदर एंड फॉर्म द हेट्रोमर। क्लियर? चलिए अब देखो, स्टार्च, ग्लाइकोजन, स्टार्च, इन्यूलिन, सेलुलोज, काइटिन, ये आपको पढ़ना जरूरी है। ग्लाइकोजन किस में मिलेगा? एनिमल्स में। हमारी बॉडी में फूड कैसे स्टोर होता है? ग्लाइकोजन की फॉर्म में। प्लांट में कैसे स्टोर होता है? स्टार्च की फॉर्म में। कुछ में आपको इन्यूलिन भी मिल जाएगा। प्लांट की सेल वॉल बनी होती है सेलुलोज से, और ये है हमारा काइटिन, किसमें मिलता है? बेसिकली एनिमल्स में। ठीक है, जैसे इंसेक्ट जो होते हैं उसका एक्सोस्केलेटन कॉकरोच का किससे बना हुआ है? काइटिन से। क्लियर? ये सारे शुगर्स हैं। क्या है ये? शुगर। पॉलीसेकेराइड्स क्या है? सारे पॉलीसेकेराइड शुगर से ही बने हुए हैं सारे। कैसे? चलो देखते हैं। फंक्शन क्या है? प्लांट के अंदर फूड स्टोर होता है स्टार्च की फॉर्म में, एनिमल के अंदर ग्लाइकोजन की फॉर्म में। तो दोनों का फंक्शन क्या हो गया बेटा? स्टोरेज का। ठीक है, बेसिकली इसका फंक्शन भी स्टोरेज का भी, और मल्टीपल फंक्शन यहां पे रहते हैं। एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ, छोड़ सकते हैं इसको। सेलुलोज सेल वॉल बनाता है। काइटिन एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड्स। आर्थ्रोपोड्स क्या है? इंसेक्ट्स। क्लियर? नेक्स्ट, मोनोमर यूनिट यहां पे क्या है? सारे ग्लूकोज। क्या है? ग्लूकोज। यहां पे क्या है? फ्रक्टोज। स्टार्च में क्या होते हैं? स्टार्च में ना आई थिंक अमाइलोज होता है। अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन यहां नहीं होता है, अमाइलोज ही होता है। अमाइलोपेक्टिन प्रेजेंट होता है ग्लूकोज में, सॉरी इसमें ग्लाइकोजन में। बट दोनों के अंदर मोनोमर यूनिट ग्लूकोज ही है। दोनों ग्लूकोज से बने हैं, ये भी ग्लूकोज से बना है, लेकिन ग्लूकोज आपस में किस तरह से जुड़ा हुआ है? लिंकिंग डिफरेंट है यहां पे। एक में ब्रांच स्ट्रक्चर, एक में सिंपल स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसलिए ग्लाइकोजन अलग है, स्टार्च अलग है। दोनों में है ग्लूकोज ही, टूटेंगे तो ग्लूकोज ही बनाएंगे, बट हाउ दे आर लिंकिंग टुगेदर, ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड, पैटर्न इनका अलग है। ठीक है, स्टार्च में सिंपल तरीके से जुड़ी होती है सारी ग्लूकोज, सिर्फ अमाइलोज प्रेजेंट है। ये दो मॉलिक्यूल से बना है, अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन। सिंपल वाला भी है, बट कहीं कहीं पे अमाइलोपेक्टिन, ग्लूकोज ब्रांच स्ट्रक्चर में जुड़ा हुआ है। क्लियर? तो इसलिए ग्लाइकोजन को डाइजेस्ट करना थोड़ा मुश्किल रहेगा यहां पर। ठीक है, तो ग्लूकोज यहां पे क्या हो गया? एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन। एक्चुअली काइटिन है क्या? ग्लूकोज से ही बनी है, लेकिन एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन, एसिटाइलेशन यहां हो रखी है। क्लियर? एन टर्मिनल पे। क्लियर? कोई कंफ्यूजन? नाइट्रोजन अमाइन ग्रुप्स यहां पे ऐड हैं, ग्लूकोज अमाइन, अमाइन ग्रुप्स यहां पे ऐड है। ग्लूकोज के साथ ही अमीनो ग्रुप अटैच है, तो क्या बना देगा? काइटिन बना देगा। एक अलग तरह का ग्लूकोज है ये सारे। तो देखा क्या जाए, सब में ग्लूकोज ही तो है। यहाँ पे सिर्फ क्या जाएगा? फ्रक्टोज आएगा। और ग्लूकोज और फ्रक्टोज क्या है? फ्रक्टोज ग्लूकोज क्या है? सेम फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। क्या बोलेंगे? आइसोमर्स। यादाश्त है इतनी? ये तो छोटी छोटी चीजें हैं यार, डर लग रहा है मुझे तुम्हारी केमिस्ट्री के लिए। याद है ना? ठीक है, चलो ओके। उसके बारे में दिया हुआ कि है ना, आयोडीन टेस्ट जब हम करते हैं तो ग्लाइकोजन पे आयोडीन टेस्ट नहीं होता, वो रेड कलर ही रहता है। बट आयोडीन टेस्ट जब हम स्टार्च पे करते हैं, इट विल गिव ब्लू कलर। इट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अमाइलोज स्ट्रक्चर इनसाइड इट। सीधा स्ट्रक्चर है ना, आयोडीन मॉलिक्यूल हमने डाला, मॉलिक्यूल पे मान लो स्ट्रक्चर है, किसी ने इसको मतलब कवर नहीं किया हुआ, आयोडीन डाला, डायरेक्टली जाके बाउंड कर जाते हैं आयोडीन के मॉलिक्यूल। वॉश किया तो भी चिपका रहा। ग्लाइकोजन के क्या है? अमाइलोपेक्टिन है, तो वो आयोडीन बाउंड ही नहीं कर पाता अंदर जाके, वॉश किया धुल जाएगा सारा। तो आयोडीन टेस्ट वर्क्स ऑन स्टार्च बट नॉट ऑन ग्लाइकोजन ड्यू टू ऑफ अमाइलोपेक्टिन इन द ग्लाइकोजन। क्लियर? कोई कंफ्यूजन जी? डन। चलिए अब यहां पे कुछ लिखा हुआ है, ग्लाइकोजन राइट एंड इज रिड्यूसिंग while लेफ्ट एंड इज नॉन रिड्यूसिंग। ये मान लो ग्लाइकोजन की चेन है, इसका राइट एंड कौन सा होगा?
ये वाला। लेफ्ट हैंड कौन सा होगा? तो क्या बोला, राइट एंड इज रिड्यूसिंग, वो किसी के साथ भी बाइंड करके चीजें यूज हो सकती हैं उसकी, ग्लूकोज मॉलिक्यूल किसी से भी बाइंड कर जाएंगे, बट लेफ्ट हैंड इज नॉन रिड्यूसिंग, वो यूज नहीं हो सकता, रिड्यूस नहीं हो सकता। क्लियर? ग्लूकोज क्या है? एनर्जी है एक तरह से। मान लो ग्लाइकोजन को इधर से उधर जाना है, ट्रांसपोर्ट होना है, तो एक साइड उसकी क्या है, वो यूज होता रहेगा, दूसरी साइड क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है। स्टार्च वो होल्ड कर सकते हैं I2 को अपने हेलिकल पोर्शन में, क्योंकि उनका मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कैसे होता है? ऐसे होता है। ये सेलुलोज बना, सॉरी स्टार्च बना रही हूं मैं। I2 यहां पे हेड हो जाते हैं, तो बाइंड हो गए, वॉश के बाद धुलेंगे नहीं, तो कलर हमारा कौन सा आया? ब्लू कलर आया। तो स्टार्च होल्ड I2 मॉलिक्यूल इन द हेलिकल पोर्शन ऑफ द सेलुलोज, कैन नॉट होल्ड, और सेलुलोज क्या है? वो होल्ड नहीं कर सकता I2 मॉलिक्यूल को ऑन देयर, बिकॉज देयर इज नो हेलिकल स्ट्रक्चर। यहां पे हम बोल सकते हैं ग्लाइकोजन भी हेल्ड नहीं कर सकता है। क्लियर? कोई कंफ्यूजन? डन। कॉटन फाइबर किसके बने होते हैं? सेलुलोज के। बोलते हैं ना पेपर वेस्ट मत करो, पेड़ काटने पड़ जाएंगे। पेड़ में क्या है? सेलुलोज। वुड पल्प से ही क्या बनता है? पेपर बनता है। पेपर इंडस्ट्री में कभी जाओगे तो वहां पे देखोगे, वुड से ही क्या बनता है? पेपर बनता है, क्योंकि उसमें क्या है? सेल्यूलोज। तो ट्रीज ही यूज होते हैं पेपर बनाने के लिए। क्लियर? डन। यहां तक कोई डाउट हो तो बोलो फटाफट से, नेक्स्ट पार्ट में फिर न्यूक्लिक एसिड कवर करेंगे।